हाँ जी। तो इस वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट मोस्ट आस्क्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई गारंटीड, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस केयरफुली अंडरस्टैंड कर लिए तो मोस्ट ऑफ द जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यूज को आप इजीली टैकल कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट। तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के ये मोस्ट मोस्ट एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार क्वेश्चन है जो कि हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, है ना। जिसमें से है पॉलीफिल्स इन जावा स्क्रिप्ट, क्लोजर्स इन जावा स्क्रिप्ट, प्रोमिसेस इन जावा स्क्रिप्ट, इवन लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। पहले इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक एक करके इनके जो है एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीफिल से। तो पॉलीफिल को समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी, और दो चीज़ समझनी होगी। कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे प्री बिल्ड मेथड्स होते हैं, प्री बिल्ड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एरो को यूज़ कर रहे हो जावा स्क्रिप्ट में, तो एरे के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिल्टर, मैप, फॉर ईच, राइट। ये सारे प्री बिल्ड मेथड होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट हमें ऑलरेडी देता है, हम उनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ऐसे ही फंक्शंस में होते हैं कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। ऑलराइट। तो काफ़ी सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब भी जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो उसको रन करने के लिए एक हमें इंजन की नीड होती है। ऐसे डायरेक्टली कहीं तो रन हो नहीं जाएगी, एक इंजन चाहिए होता है, जेएस इंजन जिसको बोलते हैं। तो अगर हम अपने क्रोम ब्राउजर पर रन कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो V8 एक इंजन होता है क्रोम में जो कि जावा स्क्रिप्ट को रन करता है इंटरनली। ठीक है। और अगर हम लोग सिस्टम पर रन कर रहे होते हैं तो हमें नोड इंस्टॉल करनी पड़ती है, और नोड इंजन, नोड जो है वो जावा स्क्रिप्ट एज ए जावा स्क्रिप्ट इंजन का काम करता है, वो जावा स्क्रिप्ट को रन करता है। ठीक है। तो होता क्या है, कई बार कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि किसी किसी ब्राउजर पे या किसी सिस्टम पे काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी इंजन पे काम सही से प्रॉपर नहीं कर रहे हैं कुछ मेथड्स, तो हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उन मेथड्स में। लाइक फॉर एग्जांपल, एरे का फिल्टर मेथड सही से काम नहीं कर रहा है किसी ब्राउजर पे या किसी इंजन पे, तो हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। और ओवरराइड करके अपना एक नया फिल्टर मेथड बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। तो और इवन ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कि फ़िल्टर मेथड है, हमें उसको अगर ओवरराइड करना है, कुछ अपना और कस्टम लॉजिक लगाना है, तो वो भी कर सकते हैं। ऑल्दो ओवरराइड करना किसी भी प्रीबिल्ड फंक्शंस या प्रीबिल्ड मेथड्स को रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बग्स आने के चांसेस होते हैं। तो पर आप कर सकते हो, उसको ओवरराइड भी कर सकते हो। जो प्रीबिल्ड मेथड है लाइक फ़िल्टर, मैप, है ना, इनको ओवरराइड भी कर सकते हो। तो इन जिन भी ब्राउज़र्स में या जिन भी नोड जेएस या जिन भी जावास्क्रिप्ट इंजन में कुछ मेथड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेथड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो मेथड्स हम लोग पॉलीफिल की हेल्प से क्रिएट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ऑलराइट। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑलरेडी एक एरे का फिल्टर मेथड है, ठीक है। और हम लोग अभी एक एग्जांपल समझने वाले हैं जिसमें कि हम लोग एरे का अपना एक माई फिल्टर बनाएंगे। बेसिकली एरे का जो फिल्टर मेथड उसका पॉलीफिल बनाएंगे, जो कि सेम फंक्शनैलिटी हम करके हमको देगा जो कि एरे का फिल्टर मेथड करके देता है। कि कोई एरे होती है, उसमें एरे का जो फिल्टर मेथड क्या करता है कि हमें जो वैल्यूज़ हम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं वो वैल्यूज़ हमें एक न्यू एरे में रिटर्न करके दे देता है। सेम हम लोग एक माई फिल्टर करके एक मेथड बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसा हम लोग एक पॉलीफिल क्रिएट कर रहे हैं, और वो काम सेम वही फिल्टर मेथड जैसा ही करेगा। ठीक है। हम लोग अभी ओवरराइड नहीं करेंगे फिल्टर मेथड को, हम लोग एक माई फिल्टर करके एक नया नाम रख लेंगे। ठीक है। ओके। तो बाकी क्लोजर्स, प्रॉमिसेस, इवेंट लूप्स, ये इनके भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। पॉलीफिल का एक सिंपल पहले फिल्टर मेथड देते हैं, देन उसका पॉलीफिल क्रिएट करके देखते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्लोजर्स में आएंगे। ठीक है। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। ऑल राइट। ठीक है जी। तो इसके लिए पहले एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, इसका नाम रख देंगे पॉलीफिल डॉट जेएस। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए एक बेसिक फिल्टर मेथड देख लेते हैं क्विकली, सो दैट आपको आइडिया रहे कि क्या है। तो एक हम लोग एरे ले लेते हैं, लेट एरे, इसमें वैल्यू रख देंगे 4, 6, 2, 9, 4, 1, 88, 99, है ना। और हम लोग एक
फिल्टर मेथड का यूज़ करते हैं, जो बेसिक प्री बिल्ड फिल्टर मेथड होता है फिल्टर, और उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ, फिल्टर। तो फिल्टर में हम लोग एक कॉल बैक पास करते हैं, जो कि कॉल बैक रन होता है, ठीक है। और हम लोग एक काम करते हैं, जो भी 5 से वैल्यूज़ बड़ी हैं, और वीकेंड से जो भी 9 से वैल्यूज़ बड़ी, वो हमें प्रिंट करके दे दो। तो नम जो भी ग्रेटर देन 9 है, वो रिटर्न करके हमें ये मेथड दे देगा। इसको हम स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट फिल्टर्ड अरे। नाउ इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। फिल्टर्ड अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा पॉलीफिल डॉट जेएस, एंड हमारे पास, ओके, हम लोगों को नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नोट के थ्रू रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि 88 एंड 99 दो वैल्यूज़ हमको मिल गई। ये तो नॉर्मल प्री बिल्ड फिल्टर मेथड हमें करके दे रहा है। अब चलिए इसका पॉलीफिल क्रिएट करते हैं, एक अपना कस्टम फिल्टर मेथड बनाएंगे, ठीक है, एरे पे। ठीक है, तो हमें बनाना किस पे है, एरे पे। तो हम लोग प्रोटोटाइप का यूज़ करेंगे फिल्टर मेथड बनाने के लिए। अगर आपको प्रोटोटाइप का जरा सा भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो प्रोटोटाइप को ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके वो देख सकते हो। प्रोटोटाइप बेसिकली ये होता है कि हम लोग एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि प्रोटोटाइप का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ जावास्क्रिप्ट में है, वो सब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रही है, लाइक ऑल दी वे एरे फंक्शंस जो भी है सब एट लास्ट एक ऑब्जेक्ट होते हैं। ये एक प्रोटो ऑब्जेक्ट से एक प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस करके हमको दे देता है। तो हम लोग ये जो एरे है, ये इनहेरिटेड किससे है, ऑब्जेक्ट के। तो हम लोग एरे में, फंक्शन में ऑब्जेक्ट के भी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोटोटाइप वो होता है जो जो हमें एक एक हेल्प करता है इनहेरिट करने में अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रोटोटाइप अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप प्रोटोटाइप की वीडियोस जाके देख सकते हो इस चैनल में। अदरवाइज हम लोग उसको आगे मूव करेंगे। तो हम लोग को अगर पॉलीफ्रेट क्रिएट करना है, तो हम लोग प्रोटोटाइप का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें सिंपल किस चीज़ पे हमको प्रोटोटाइप पॉलीफिल अपना क्रिएट करना है, तो वो हमें करना है एरे पे। तो हम लोग लिखेंगे एरे, ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई फिल्टर। ठीक है, नया कस्टम नेम बना लिया। हम लोग फिल्टर भी लिख सकते थे, पर ये ओवरराइड हो जाता है इससे। पर हम लोग अपना कस्टम बनाएंगे फिर, ठीक है। अब हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि सेम काम करेगा जो फिल्टर कर रहा है, जस्ट वही पॉलीफिल होता है, ठीक है। ओके जी। तो अब हम लोग करेंगे फंक्शन, कॉल बैक, जो ये कॉल बैक ये यू नो पास करते हैं यहाँ पे, सेम वही कॉल बैक हम लोग यहाँ पे एज आर्गूमेंट लेंगे, एंड इसके अंदर हम लोग सारा का सारा काम करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें एक नई एरे को रिटर्न करना है। ये जो फिल्टर एरे एक न्यू एरे है, तो इसके लिए हमें न्यू एरे एक क्रिएट भी करनी पड़ेगी। तो हम लोग कर लेते हैं लेट रिजल्ट, जो कि हम लोग लास्ट में रिटर्न करेंगे एज अ न्यू एरे, ठीक है। ओके, नाउ अब हमको करना है क्या है कि ये फिल्टर मेथड क्या करता है, मैं आपको यहाँ से ये हटा देता हूँ। एक सेकेंड, या ठीक है। तो हमारा जो ये फिल्टर मेथड वो करता क्या है, एक एक जो भी एरे में वैल्यूज होती है, वो एक एक वैल्यू यहाँ लेता है और इस नम में पास करता है और वो कंपेयर करता है। तो हमें एक एक वैल्यू ट्रेड करने के लिए अपना कुछ ना कुछ तो ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये ऑल ओवर द एरे इटरेट करे, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर ईच या फॉर का लूप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग फॉर का यूज़ कर लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, ओके, एंड अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक फॉर लूप हमारा रेडी हो गया है, जिसमें हम सारी की सारी एरे को इटरेट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। हम लोग सिंपल बस फिल्टर मेथड को ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो इफ, अब हमको क्या करना है कि जो हमारा ये कॉल बैक है, जो इसकी जो फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग हमको यहाँ पे चेक करनी है कि जो भी कॉल बैक यहाँ से आ रहा है ये, है ना, उसकी फंक्शनिंग क्या है। उस कॉल बैक को पहले कॉल करना पड़ेगा, उसमें ये वैल्यूज नम भेजनी पड़ेंगी। ये नम क्या है, हमारी जो एरे के अंदर की वैल्यूज होती हैं, राइट। तो एरे के अंदर की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो हमारी एरे है, वो एरे हमको यहाँ पे कैसे गेट हो सकती है। वो हमको ऐसे गेट होगी, उसके लिए हमको दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। दिस क्या काम करेगा, क्योंकि हम उसके ही कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो हम लोग जब दिस यूज़ करेंगे तो हमें जो ये एरे जिससे हम कॉल कर रहे हैं, आपको पता होगा कि दिस का मतलब वहाँ से निकलता है जहाँ से भी, जहाँ से हम मेथड या किसी चीज़ को कॉल करते हैं, तो वहाँ से कॉन्टेक्स्ट दिस का वहीं से निकल के आता है। तो हम एरे से कॉल कर रहे हैं ना, तो जब दिस यूज़ करेंगे तो ये एरे हमको मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में होगा कि अगर हमें इस एरे की पहली वैल्यू चाहिए जो हमें इस नम में पास करनी है, तो हमें दिस डॉट आई करना पड़ेगा यहाँ के इसके केस में, ठीक है। तो ये कर दिया हम लोगों ने, और इंडेक्स भी पास कर दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इंडेक्स भी पास करते हैं और कभी कभी होल एरे भी रिटर्न करके देते हैं। आपने नॉर्मली मेथड में देखा होगा, फिल्टर मेथड में, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने एरे भी पास कर दी, इंडेक्स भी पास कर दी, उसकी पहली वैल्यू भी पास कर दी। अभी कॉल बैक जो भी कॉल करेगा, जो भी कंडीशन चेक करेगा, वो चेक करेगा, जब भी हमें ट्रू मिलेगा तो ये इफ ब्लॉक करेक्ट हो जाएगा। तो हमको उस रिजल्ट को, आई मीन उस पहली, उस वैल्यू को जो इस कॉल बैक को ट्रू करेगी, रिजल्ट में पुश कर देंगे, जो कि रिजल्ट हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो हमारा ये काम फिल्टर का हो गया, बस इतना ही काम है। बेसिक काम तो ये हो गया। अब हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है जी। और इस इफ का एक कर्ली ब्रेसेस भी बना देते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट हमने रिटर्न रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, ये तो काम हो गया। लेकिन ये तो एक बेसिक चीज़ होगी। अब थोड़ा सा और सोचते हैं कि कभी कभी कॉर्नर केसेस भी सोचने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो माई फिल्टर किसी ने कॉल किया और ये फंक्शन ही पास नहीं किया, कॉल बैक ही पास नहीं किया, कोई स्ट्रिंग दे दी, तो उस केस में तो फेल हो जाएगा ना, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो वह उसको भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इफ टाइप ऑफ, ओके सॉरी, कंट्रोल जेड इसके अंदर करना पड़ेगा यहाँ पे। इफ टाइप ऑफ कॉल बैक इज नॉट फंक्शन, अगर फंक्शन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरर एक थ्रो करनी पड़ेगी कि थ्रो न्यू, और वी कैन से टाइप एरर। और वो टाइप एरर क्या करेगी, लेकिन ये बैकटिक क्यों नहीं ले रहा भाई। ओके, ठीक है। तो वो टाइप एरर क्या थ्रो करके देगी हमको, टाइप एरर बताएगी कि ये जो कॉल बैक आपने यहाँ पे पास किया वो इज़ नॉट अ फंक्शन, तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरी चीज़ और चेक कर लेते हैं कि भाई अगर किसी ने ये कॉल बैक तो सही से पास किया, है ना, लेकिन एरे में कोई वैल्यू नहीं है, एरे है ही नहीं, फिल्टर मेथड किसी दूसरी चीज़ पे लगा रहे हैं। तो अगर एरे में कुछ नहीं है ना, उस केस में भी हमें थ्रो करना पड़ेगा कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टी माई फिल्टर ऑफ नल और अनडिफाइंड, मतलब वैल्यू जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। एंड आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, ये कंडीशन लगा सकते हो कि जो दिस है उसका टाइप ऑफ एरे ही होना चाहिए, वो चेक कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी इनफ है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं फॉर्मेट, सो दैट कि आपको क्लियर समझ में आए। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पे कॉल किया था, अब यही कंसोल से हम यहाँ पे करेंगे, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फिल्टर एरे टू को प्रिंट करेंगे, और ये ट्रू एरे डॉट माई फिल्टर से आएगा, ना कि हमारा फिल्टर से आएगा,
जो कि हम लोगों ने कस्टम पॉलीफिल बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको सेव करके एक बार रन करते हैं। ओके, सो नोड पॉलीफिल डॉट जेएस। आप देख सकते हो कि दोनों की दोनों में हमारा एट सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा पॉलीफिल करेक्ट है। अगर हम लोग इसमें ये पास ना करके कुछ भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमारा ये एरर थ्रो कर देगा। क्या एरर थ्रो कर दिया इसने कि टाइप एरर एस एफ इज नॉट अ फंक्शन, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया कि पॉलीफिल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका एग्जांपल एक हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही आप बहुत सारे पॉलीफिल्स क्रिएट कर सकते हो खुद से। फॉर एग्जांपल रिड्यूस मेथड का, मैप मेथड का, है ना, फंक्शंस में कॉल अप्लाई बाइंड होते हैं, उनका फिर पॉलीफिल आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप कमेंट में डालना अगर आपको पॉलीफिल काफ़ी सारे पॉलीफिल्स के एग्जांपल चाहिए। फॉर एग्जांपल रिड्यूस, कॉल, अप्लाई, बाइंड, मैप, देन हम लोग उसको अलग से वीडियो में रीच करेंगे, कवर करेंगे। अभी के केस में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्लोजर्स। तो अब हम करते हैं क्लोजर्स की बात। तो क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरली। सो इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में जो क्लोजर्स होते हैं वो प्रीबिल्ट होते हैं और ऑटोमेटिक काम कर रहे होते हैं। बस आपको समझना है कि कब क्लोजर काम कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। तो ये एग्जांपल से समझते हैं कि क्लोजर क्या होते हैं। क्लोजर्स बेसिक, पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्लोजर बेसिकली क्या होता है। कि क्लोजर इज अ फंक्शन विच कैन टेक्स द प्रॉपर्टी और वेरिएबल्स ऑफ इट्स लेक्सिकल स्कोप इन इट्स मेमोरी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक आउटर फंक्शन है और आपके पास उसी आउटर फंक्शन में एक इनर फंक्शन है, ठीक है, और आप इनर फंक्शन में कुछ ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो जो कि आउटर फंक्शन के स्कोप में है। आई मीन आउटर फंक्शन के अंदर लिखी हुई है और इनर फंक्शन के स्कोप में है, लेक्सिकल स्कोप में है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को आप इनर फंक्शन के अंदर यूज कर पाओगे उस टाइम पे जिस टाइम पे आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एज वेल एज आप तब भी यूज कर पाओगे जब आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीटली। अब आपके पास इनर फंक्शन बचा हुआ है, देन तब भी आप उसके जो लेक्सिकल स्कोप में प्रॉपर्टीज और वैल्यूज वेरिएबल्स होंगे इनर फंक्शन के, वो तब भी यूज कर पाओगे अगर आउटर फंक्शन ने एग्जीक्यूशन ऑलरेडी एंड कर दिया है तब भी। ठीक है, ओके। इसको आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं तब आपको क्लोजर्स क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा वीएस कोड में जंप करते हैं हम लोग। ओके, एक नई फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्लोजर डॉट जेएस। उसको करते हैं बंद। ओके, ठीक है, तो एक पहले इनर आउटर फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, इसका नाम रखते हैं आउटर फंक्शन। ठीक है, और एक वो आ गया है। अब इसमें एक सेकेंड, इसमें एक वेरिएबल लेते हैं, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग एक एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, इसका नाम रखते हैं इनर फंक्शन। और इस इनर फंक्शन में हम लोग इस काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और उसको कंसोल करेंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया कि हमने एक आउटर फंक्शन बना लिया, एक इनर फंक्शन बना लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे इनर फंक्शन को। ठीक है, जब भी आउटर फंक्शन कॉल होगा तो हम इस इनर फंक्शन को रिटर्न करेंगे, रिटर्न करना भी पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज फिर ये हमें फंक्शन मिलेगा नहीं। ओके, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं कि आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम लोग एक वेरिएबल में न्यू फंक्शन ले लेते हैं और इसमें आउटर फंक्शन को कराते हैं कॉल और इसमें रखते हैं आउटसाइड वेरिएबल। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इस न्यू फंक्शन को ना
फिर से कॉल कराते हैं। बेसिकली हुआ क्या, मैं बता देता हूँ कि जो आउटर फंक्शन है, जब ये कॉल हुआ तो इसने रिटर्न किया इस इनर फंक्शन को। तो हमारे पास जो ये न्यू फंक्शन है, इसमें ये इनर फंक्शन आ चुका है, बेसिकली इनर फंक्शन का रेफरेंस आ चुका है। तो अब हमको ये इनर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इनर फंक्शन कॉल, है ना, और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, इसको मैं एक सेकंड कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। क्लोजर्स डॉट जेएस नोड। तो इसको कॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि होगा क्या। जो इनर फंक्शन है ना, ये इस आउटर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, और ये इस काउंट वेरिएबल को यूज़ कर रहा है जो कि इनर फंक्शन के लेक्सिकल स्कोप में है, इस इनर फंक्शन के लेक्सिकल स्कोप में है। और ये सारा का सारा कुछ आउटर फंक्शन के अंदर है। जब आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो आउटर फंक्शन ने एग्जीक्यूशन अपना यहाँ पे ही खत्म कर दिया है। आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास डिफरेंस आ गया न्यू फंक्शन का। तो न्यू फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे हम लोग ना, जितने बार भी कॉल करेंगे, उतनी बार इस काउंट की जो वैल्यू को है वो ये इनर फंक्शन अपने में बाइंड कर लेता है, रिमेंबर करके रखता है। यही है क्लोजर बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पर रन करेंगे। ओके, सो हमारे पास काउंट इज नॉट डिफाइंड करके कुछ आया हुआ है। वेर इट इज या यहाँ पे काउंट कहाँ से आ गया। काउंट यहाँ पे नहीं डिफाइन है क्योंकि वो आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि हुआ क्या, कि यहाँ पे हमें अपना काउंट भी प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करा ली। अभी तो क्या हो रहा है, तो ये कि ये आउटसाइड, देखो आउटर फंक्शन जो है ये आउटसाइड के साथ कॉल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आउटर वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, तो जितने बार भी हमारा ये न्यू फंक्शन कॉल होगा, वो कॉल होगा किसके साथ, इस आउटर आउटसाइड के साथ। तो आपने देखा यहाँ पे कंसोल पे कि आउटसाइड ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आउटर फंक्शन है, उसने अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके यहाँ पे रख दिया। अब हम लोग जितने बार भी कॉल कर रहे हैं, ये आउटसाइड मेमोरी में सेव हो गया इनर फंक्शन की, वो हमको दे रहा है। यहाँ पे इनर वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इनसाइड वन इनसाइड टू, ठीक है। अब हम लोग काउंट को भी देख लेते हैं एक बार। तो अब हम लोग देखेंगे कि काउंट की वैल्यूज़ 1 2 3 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर फंक्शन ने एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया, लेकिन हम लोग इस काउंट को अभी भी यूज़ कर पा रहे हैं न्यू फंक्शन में। एक बार कॉल किया तो उसने इस इनर वैल्यू काउंट की वैल्यू को बाइंड कर लिया मेमोरी में। जब दोबारा से कॉल किया तो वो जो बाइंड की हुई वैल्यू थी उसको फिर से उसने इंक्रीज कर दिया, आप देख रहे हो। तो बेसिकली क्लोजर यही है कि हमारे जो फंक्शन के लेक्सिकल स्कोप में प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स होते हैं, वो फंक्शन को याद कर लेता है। और आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म भी हो जाता है अगर, तब भी हम इन वेरिएबल्स को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि क्लोजर इसको इन फंक्शंस में बाइंड कर देता है जब भी हम फंक्शंस को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लोजर समझ में आया होगा। मे बी ये थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा डाउट लग सकता है कि क्या है कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। बट आप इंटरव्यूअर को इस तरह से एग्जांपल देके समझा सकते हो कि क्लोजर बेसिकली यही होता है कि हमारे जो फंक्शन के लेक्सिकल स्कोप में जो भी प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स होते हैं, उनको फंक्शन रिमेंबर कर लेता है वेनेवर आउटर फंक्शन भी अगर अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर देता है तब भी, ठीक है। तो इतना बताना है आपको, और एग्जांपल इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है जी, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। या अदर से एक क्लोजर्स पे एक ब्रॉड वर्स्ट एंड डिटेल्ड वीडियो और बना देंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है प्रोमिसेस, ठीक है जी। तो प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, जो कि हमें मल्टी थ्रेडेड नहीं है, मतलब हमें मल्टीटास्क करके नहीं दे सकती है। पर प्रोमिसेस की हेल्प से हम लोग अचीव कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर लाइन बाय लाइन इस तरह से रन हो रही है, अगर हमने बीच में यहाँ पे कहीं प्रॉमिस यूज़ किया हुआ है, तो ये एक थ्रेड अलग हो जाएगी,
एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, थ्रेड अलग नहीं होती है बेसिकली, कुछ दूसरा लॉजिक चल रहा होता है। ये ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन अगर प्रॉमिस है तो ये अलग चले जाएगा यहाँ पे। हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर आप क्रोम पे यूज़ करोगे तो वेब एपीआईज में चला जाता है, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट वाली लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जब भी इसका टाइम होता है तो वो दोबारा से कॉल हो जाता है, जब भी हमारा ये सारे इवेंट्स रन हो जाएंगे देन हम उसको दोबारा से कॉल कर पाएंगे। तो ये प्रॉमिस का काम होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हम लोग ना एसिंक्रोनस नेचर जावास्क्रिप्ट में अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं कि प्रॉमिस इज अ कॉन्सेप्ट by the help of which we can achieve the asynchronous behavior of the JavaScript. And because why we need it, because JavaScript is a single threaded language and we cannot use it as a like multi-threaded and multitasking. So to make it multi-threaded, we can use promises which makes Java asynchronous in nature, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द VS कोड। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसका नाम हम लोग रखेंगे promise.js। इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं कट, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे कि प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कैसे कंज्यूम करते हैं। प्रॉमिस क्रिएट करना होता है हमें जावास्क्रिप्ट में, देन उनको कंज्यूम करना होता है। उनके कई सारे मेथड्स भी होते हैं, वो भी देख लेंगे। तो हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू प्रॉमिस, ठीक है, ओके। और इसका रेफरेंस हम लोग रख लेंगे कॉन्स्ट न्यू प्रॉमिस। और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे बंद, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया। बेसिकली हमें बस न्यू प्रॉमिस ये कीवर्ड लिखना होता है प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए, लिख गया है। प्रॉमिस एज ए दो, हम लोग बोल सकते हैं दो आर्गुमेंट्स लेता है, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। तो हमें ये बताना होता है प्रॉमिस को कि कब हमें रिजॉल्व कॉल करना है, कब हमें रिजेक्ट कॉल करना है। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल रिजॉल्व कॉल करते हैं, प्रॉमिस सेव रिजॉल्व सक्सेसफुली, तो जब भी हम रिजॉल्व कॉल कर देंगे देन हम जब भी प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे तो हमको ये प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली का डेटा मिलेगा, जो कि रिजॉल्व हम लोगों ने मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो इसको अगर हम कभी रिजेक्ट कॉल करेंगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे। अभी पहले देखते हैं कि अगर हमने रिजॉल्व कॉल किया, हमें दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं प्रॉमिस में, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। रिजॉल्व तब होता है जब हमारा काम फिनिश, हमें जो काम करना है वो सक्सेसफुली हो गया, देन हम लोग रिजॉल्व कॉल कर देंगे सम डेटा के साथ, ठीक है। अगर वो काम नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग रिजेक्ट कॉल कर देंगे कि रिजेक्ट बाई प्रॉमिस, हमारा जो काम हो नहीं पाया रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको अपने जावास्क्रिप्ट में कैसे कंज्यूम करेंगे, उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये रेफरेंस उठाना है न्यू प्रॉमिस और डॉट देन लगाना है, कंज्यूम हो गया। डॉट देन लगाएंगे और जो मैसेज आया है ये कॉल बैक में आया है, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ टास्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि एक कंसोल गया है फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रिंट होगा, देन हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इसको रन करके देख लेते हैं। नोड प्रॉमिस डॉट जेएस, आप देख सकते हो फर्स्ट प्रिंट हुआ, प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन प्रॉमिस ये तो सिंक्रोन, आप बोलोगे सिंक्रोनस ही है सारा कुछ, इसमें असिंक्रोनस क्या है, ये तो सीक्वेंस में चल गया। आएगा जी आएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एसिंक्रोनस बनाते हैं, ओके। हाँ जी, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनस कोड ना होके कोई ऐसा ऐसा कोड है या ऐसी चीज़ है जो कि रिजॉल्व को कुछ टाइम के बाद कॉल करेगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद कॉल करेगी, इसका क्या मतलब आपका, प्रॉमिस का यूज़ हम लोग मैं बता देता हूँ तो कब करते हैं। आप एपीआई कॉलिंग करते हैं अपने कोड से, अपने प्रोजेक्ट से, तो एपीआई कॉलिंग वो सिंक बिल्कुल सिंक में नहीं चलती है, तुरंत रिजल्ट ला के नहीं देती है, कुछ टाइम लेती है। लाइक वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाती है, सर्वर इन द सेंस बैकएंड में जो भी डेटा है वो सर्वर से रिक्वेस्ट आती है ना। तो कुछ टाइम लेती है, फॉर एग्जाम्पल 500 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो उसके बाद हम लोग उस एपीआई को कंज्यूम करते हैं, राइट, एज अ
प्रॉमिस कंज्यूम करते हैं तो हमें वो एपीआई प्रॉमिस प्रॉमिस रिटर्न करती है। हम लोग उसको उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम कैसे करते हैं? डॉट देन से। ठीक है, अगर वहाँ से एपीआई रिक्वेस्ट फेल होके आती है, रिजेक्ट होके आती है प्रॉमिस, तब कैसे कंज्यूम करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि रिजॉल्व वाला चीज़ कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम बना लेते हैं सेट टाइम आउट, और इसमें 2 सेकेंड का टाइमर लगा देंगे, और हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई हमारा जो काम है वो अब 2 सेकेंड के बाद कंप्लीट होगा, तो हम लोग 2 सेकेंड के बाद रिजॉल्व को कॉल करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि ये एसिंक्रोनस हो गया है, कि अब चीज़ें 2 सेकेंड, अब ये पहले प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब 2 सेकेंड के बाद ये प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि सेट टाइम मोड ने 2 सेकेंड लिया, तो हम लोग समझ रहे हैं कि एपीआई ने हमारे 2 सेकेंड लिया, फिर हमें प्रॉमिस रिटर्न किया, तब हमने उसको कंज्यूम किया। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि अब ये सिंक्रोनस नहीं लगेगा, अब ये वेट करेगा कि जब तक ये रिजॉल्व कॉल ना हो तब तक हम ये वेट करेगा। देखते हैं क्या होता है। इसने फर्स्ट प्रिंट कर दिया ये वाला। अभी 2 सेकेंड के बाद इसने सेकेंड प्रिंट किया और प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली प्रिंट किया। ठीक है, एक बार फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। इसको 3 सेकेंड कर देता हूँ, तो सेव कर देता हूँ, इसको क्लियर करके इसको रन कर देता हूँ। आप देखना फर्स्ट प्रिंट हुआ 1 2 3, सेकेंड प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली थी। अब ये वेट कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं इस फर्स्ट यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेकेंड कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थर्ड कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लीन करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से रन करके। आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सिंक्रोनस कोड सारा का सारा पहले कॉल हो गया। पहले फर्स्ट कॉल हुआ, देन सेकेंड कॉल हुआ, देन थर्ड कॉल हो गया। लेकिन ये वाला कॉल कब चला? जब ये इसने यहाँ से 3 सेकेंड के बाद रिजॉल्व कॉल किया, है ना। तो ये है पावर प्रॉमिस की। अच्छा जी, ये तो प्रॉमिस कंज्यूम करना सिखा दिया आपने कि जब रिजॉल्व केस हो गया हमारा सारा सक्सेसफुल है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, ये सही से काम नहीं करता है, तो उस केस में कुछ नहीं करना है आपको जी। यहाँ से सिंपल आपको रिजेक्ट कॉल कर देना है। आप रिजेक्ट कॉल करोगे तो आप देखोगे कि प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, देन के अंदर, क्योंकि जो रिजेक्ट वाली चीज़ है वो देन के अंदर नहीं जाती, वो जाती है कैच के अंदर। पर एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि आपको क्लियर हो। अभी आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 कॉल हो गया, उसके बाद ये देखो क्रैश हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई। इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, बस एरर दे दिया कि अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन। हमने प्रॉमिस को सही से हैंडल नहीं किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई लेकिन हमने उसको हैंडल नहीं किया। तो हैंडल कैसे करने हैं? हैंडल करने के लिए कुछ नहीं है जी। अब सिंपल यहाँ पे डॉट कैच लगा दो, और कैच में वो एरर को रिटर्न करेगा, एरर मतलब वही जो डेटा रिटर्न करेगा, और उसको करा दो प्रिंट। अब हमारी एरर नहीं आएगी, अब हमारे कंसोल पे डेटा आएगा, वो भी 3 सेकेंड के बाद कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एरर प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली। तो ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, प्रॉमिस रिजॉल्व अनसक्सेसफुली लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी सारा का सारा प्रिंट हो गया है, थर्ड भी प्रिंट हो गया है, लेकिन एरर आ गई इस सेकेंड में, 3 सेकेंड के बाद कि प्रॉमिस रिजॉल्व अनसक्सेसफुली, कि प्रॉमिस सही से रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कैच में हम लोग रिजेक्शन हैंडल करते हैं, और देन में रिजॉल्व, अगर चीज़ें सही से हैंडल हो जाती हैं, चीज़ें सही से चल रही हैं और सक्सेसफुल हो गया प्रॉमिस, तो रिजॉल्व कॉल करेंगे तो हमारा वो देन में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉमिस की काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे देन, कैच, फाइनली होता है। इसके बाद आप फाइनली यूज़ करते हो कि इन दोनों में कुछ चला चला नहीं तो फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा। जैसे देन चलता है तब जब रिजॉल्व कॉल होता है, जब रिजेक्ट कॉल होता है तो कैच चलता है, लेकिन एक फाइनली डॉट फाइनली आता है, वो चलता है तब कब, जब कुछ ये दोनों चलें, उन दोनों के लास्ट में ये फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा लास्ट में। ठीक है, इन दोनों में इधर ये चलेगा, बट फाइनली दोनों के केस में ही चलेगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज इनमें और होता है कि डॉट ऑल मेथड होता है, न्यू प्रोमिस डॉट ऑल, न्यू प्रोमिस डॉट एनी, न्यू प्रोमिस डॉट, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस किस काम आते हैं, मैं ओरली बता देता हूँ। किसी सेपरेट वीडियो में जो कि प्रॉमिस की होगी उसमें डिटेल में हम लोग उसको कॉल करेंगे। इसमें हमारे पास होता है ऑल डॉट एनी डॉट रेस डॉट फाइनली। ठीक है, तो एनी रेस, रेस में वो होता है जो पहले प्रॉमिस रिजॉल्व, काफ़ी अगर काफ़ी सारे प्रॉमिस होते हैं, जो मल्टी प्रोमिसेस होते हैं,
ठीक है, इसके अंदर एक और प्रॉमिस है, पैरेलल में एक और प्रॉमिस है। तो जो प्रॉमिस पहले रिजॉल्व हो जाएगा वो प्रॉमिस यहाँ पे हमें प्रिंट होकर आ जाएगा रेस में। एनी में कोई भी प्रॉमिस चलता है कि नहीं चलता है वो हमें दिख जाएगा। ऑल में अगर एक भी प्रॉमिस फेल होता है तो हमें वो प्रॉमिस यू नो सारे के सारे प्रॉमिस फेल हो जाएंगे, तो ऑल के केस में होता है। फाइनली में हमने बता दिया कि यहाँ पे वो फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, इन दोनों में से कोई चले या ना चले, फाइनली चलेगा ही चलेगा। तो ये है, ये सारे का सारा हम लोग डिटेल में जब प्रॉमिस पे अलग से वीडियो कवर एक डेडिकेटेड वीडियो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बट आप समझ सकते हो डॉट ऑल डॉट एनी डॉट रेस डॉट फाइनली ये भी प्रॉमिस के ही पार्ट होते हैं, मेथड्स होते हैं कंज्यूम करने के। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि हाँ भाई हमें प्रॉमिस का डिटेल वीडियो चाहिए, हमें क्लोजर का डिटेल वीडियो चाहिए, हमें पॉलीफिल्स और एग्जाम्पल्स चाहिए। ठीक है, और इवेंट लूप का डिटेल वीडियो चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं जो कि हमारा है इवेंट लूप। ओके जी, ठीक है जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं इवेंट लूप पे। हम्म तो इवेंट लूप को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको और समझने पड़ेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इवेंट लूप समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज, आपको ये तो पता चल गया है कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो किसी इंजन पे रन होती है। ठीक है, और इंजन सिंगल थ्रेडेड, आई मीन जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, वो मल्टीपल चीज़ें कर नहीं सकती, मल्टी थ्रेड नहीं होती है उसमें। तो उसको वो एसिंक्रोनस नहीं होती है। एसिंक्रोनस मतलब कि कोई चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, कुछ चीज़ें मेन थ्रेड में चल रही हैं, उसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। तो एसिंक्रोनस नहीं होती है जावास्क्रिप्ट, तो उसको हमें बनाना पड़ता है। तो हम लोग जिस जिस तरह से बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट के पास वो फीचर नहीं होता है, वो चीज़ नहीं होती है, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है अलग से कुछ एपीआईज की। अगर आप क्रोम पे काम जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हो तो क्रोम में कुछ वेब एपीआईज होती हैं, फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, प्रॉमिस, ये हमें क्रोम करके देता है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं करता है। ऐसे ही अगर हम लोग नोड जेएस पे रन कर रहे हैं तो एक एक कोई इंजन होता है, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड में देख के बता ही देता हूँ वो नाम। ठीक है, तो उसका नाम है लिव यूआई करके एक टूल होता है जो कि नोड जेएस में होता है, जो कि हमें वो सारी एपीआईज देता है, जिससे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, प्रोमिसेस एंड ऑल सारा कुछ करके देता है। तो एक बेसिक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कॉल स्टैक है, या आप बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट जिसमें रन होती है, ये लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास जो भी लाइन में प्रोमिस या सेट टाइम आउट लिखा होता है जो कि एसिंक्रोनस चीज़ें होती हैं, वो हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, हमें वेब, अगर हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्रोम में V8 और फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी करके कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्रोम का ही ले लेते हैं, नोड में मैंने आपको बताया लिव यू करके होता है। ठीक है, तो क्रोम हमें ये सारी वेब एपीआईज प्रोवाइड कराता है जो कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल एंड प्रोमिसेस एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई सेट इंटरवल लिखते हैं, जब भी प्रॉमिस लिखते हैं, तो ये काम यहाँ पे चलाता है, ये जावास्क्रिप्ट बोल देता है कि भाई आप इधर जाओ, हमारा हमारा काम नहीं है ये वाला, हम सिंक्रोनस ही चलेंगे, वो चलता रहता है। ठीक है, और वो काम आता है यहाँ पे होती है कुछ क्यूज। ठीक है, वो क्यूज करती क्या है, हम बता देते हैं, दो क्यूज होती है, एक माइक्रो क्यू, माइक्रो क्यू, माइक्रो एंड माइक्रो क्यू। तो जो माइक्रो टास्क की होती है इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो टास्क क्यू, एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, टास्क क्यू। तो इसमें आते हैं हमारे पास सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट इंटरवल्स, इसमें आते हैं प्रोमिसेस। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है माइक्रो टास्क क्यू की, माइक्रो टास्क क्यू की कम होती है। तो प्रॉमिस पहले रन होते हैं, देन देन हमारे सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल्स रन होते हैं। ठीक है, तो अब आता है काम इवेंट लूप का। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा था कि जो इवेंट लूप होता है वो क्या काम करता है। तो अब आता है काम इवेंट लूप का। तो जब ये सारे मेथड्स प्रॉमिस वाले, सेट टाइम आउट वाले इधर आ गए, ये कोड सिंक्रोनस चलने लगा। ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने मिस कर दिया। जब ये वाले कोड सारे रन होते हैं, इनमें से जो ये वाला कोड है जो सिंक्रोनस है, सेट टाइम आउट है या प्रोमिसेस है, वो जब इधर आ गए, ये वाला कोड सिंक्रोनस रन होने लगा, है ना,
तो हुआ क्या कि ये कोड तो आ गया, इस वेब एपीआई ने दे दिया कि हाँ भाई ये अब हमारा काम है कि हम इसको हैंडल करेंगे। लेकिन अब इससे ये सिंक में कैसे होगा, ये वाला जो क्यू है जो ये परफॉर्म करेगा, ये इस यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक में कैसे आएगा, इस वाले क्यू से सेट टाइम आउट कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करे, कौन देखेगी कब इसका टास्क कंप्लीट हो गया, इसमें सारी टास्क कंप्लीट हो गए, अब इसको इसका टास्क कंप्लीट हो गया, इसमें रिजेक्ट या रिजॉल्व हो गया, तो अब हमें इसको यहाँ लेके जाना है। तो ये सारे काम हमारे करता है इवेंट लूप, जो कि कंटिन्यूअस रनिंग होता है। ये इन 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 दोनों के बीच में सिंक्रोनसली रन करता रहता है। ऐसे ये चेक करता रहता है कि इसमें कोई रिजॉल्व या रिजेक्शन आया है, ये सेट टाइम मोड कब कॉल हुआ है, ये देखता रहता है कि ये वाला क्यू कॉल स्टैक पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। जब ये देखता है कि हाँ आप खाली हो गया है, तब ये सबसे पहले प्रायोरिटी देता है इस वाले प्रॉमिस को, माइक्रो टास्क, क्योंकि इसमें जो भी टास्क पड़े होते हैं ऑब्जर्वर या प्रोमिसेस, वो उनको रिजॉल्व या रिजेक्ट करके यहाँ पे पहुँचाता है। वो हमारे कंसोल पे आते हैं, हमारे कॉल स्टैक में आते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, वो फंक्शंस देन फिर चेक करता है कि ये क्यू एम्प्टी है क्या, तब देन इसके पास जाता है कि इसमें कुछ है क्या, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल है, जो भी इसके रिलेटेड मेथड्स हैं वो चेक करता है। अगर इसमें कुछ पड़े होते हैं तो वो फिर ले जाके ये भी चेक करता है कि कॉल स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। ये सारे जब कॉल स्टैक रन हो जाएगा पूरा, जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तभी ये सारे के सारे जो इधर वाली चीज़ें हैं वो रन होंगी। तो ये सारा काम इवेंट लूप होता है जो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है और कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट करता है और हमें वो मेथड एग्जीक्यूट होके मिलता है। तो इवेंट लूप बेसिकली हैंडल्स करता है एसिंक्रोनस जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनके बीच मैनेजमेंट को हैंडल करता है कि कब कौन सा वी कैन से कि कब कौन सा मेथड हमें एग्जीक्यूट कराना है कॉल स्टैक में जावास्क्रिप्ट के। तो इवेंट लूप बेसिकली एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक एक जो मैनेजमेंट का टूल होता है वो इवेंट लूप है। ये हमारा काम इवेंट लूप करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इवेंट लूप भी समझ में आया है कि इवेंट लूप काम क्या करता है। एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से आप इतना भी समझा दोगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ भाई आपको डिटेल में पता है कि इवेंट लूप कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारी पॉलीफिल्स, क्लोजर्स, प्रोमिसेस, इवेंट लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट। हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया। अगर आपको लगता है कि वीडियोज आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप कमेंट में बताओ हमें कि इन चारों टॉपिक्स पे एक एक सेपरेट वीडियो इन डिटेल में हम लोग डाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। पॉलीफिल्स के काफ़ी सारे एग्जांपल देखें, क्लोजर्स इन डिटेल समझेंगे, प्रोमिसेस इन डिटेल समझेंगे, इवेंट लूप इन डिटेल समझेंगे और कॉन्सेप्ट से डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है देन हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।